फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे यूनिट 26 का। ठीक है। इसमें हम जो टॉपिक लास्ट टाइम हमने जहाँ छोड़ा था उसके बाद जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस इन बैंक्स क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक है। तो क्या है कि आरबीआई का मतलब देखिए, कोई भी आरबीआई सर्वोपरा है, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। तो जो गाइडलाइंस आरबीआई ने बनाई है कि क्या रोल आरबीआई का है उस क्रेडिट मैनेजमेंट में। देखिए, बैंक्स के लिए क्रेडिट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा बैंक का जो प्रॉफिट होता है ना, वो आप कितना क्रेडिट का कर रहे हो, कितना एडवांस दे रहे हो, लोन दे रहे हो, पूरा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और अगर गलती से आपने मतलब किसी को लोन दिया विदाउट एनी मतलब प्रिकॉशन लिए, तो उसके बाद जो आपको लॉस होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, बैंक को बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आरबीआई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देती है। ठीक है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है आरबीआई का। जो भी क्रेडिट मैनेजमेंट होता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, उनको बनाने के लिए। ठीक है। और केवल ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है या जो आपका कमर्शियल्स बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका है, या जो आपके जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनका है, सब पे, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, सब पे। देखिए, प्राइवेट का ठीक है अपना अलग रहता है, पब्लिक की जो ओनरशिप है जो भी है सब वो चीज़ अपनी अलग है, लेकिन जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती है ना, वो सबको फॉलो करनी होती है। ठीक है, कोई भी बैंक हो इंडिया को। अब देखिए, एंड यूज़ ऑफ द फंड्स, कैसे फंड्स को यूज़ करना है। ठीक है, क्या होता है ना, आपका जो फंड्स होते हैं ना, उनको आपको फंड्स का जो फ्लो है वो देखना पड़ता है। ठीक है, मीन्स क्या है कि आपका जैसे कि पैसा आपने किसी को दिया, ठीक है, मान लीजिए किसी बोरोवर को पैसा दिया, तो उस बोरोवर ने उस पैसे को उसी तरीके से यूज़ किया है, कोई अलग तरीके से तो यूज़ नहीं किया है। मीन्स अगर उसने कार के लिए लोन लिया है, तो वो कार परचेज करने के लिए ही वो पैसा यूज़ हो रहा है ना, किसी अदर इलीगल एक्टिविटीज़ या किसी भी अदर एक्टिविटीज़, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए भी ले हो, नहीं कर सकता। पर्सनल यूज़ करना है तो पर्सनल लोन ले। ठीक है, तो मतलब हर लोन का अपना जिस चीज़ के लिए लिया गया है वो हमें देखना है कि उसी चीज़ में यूज़ हो रहा है। किसी ने कैश क्रेडिट अकाउंट्स खोलना है तो हमें चेक करना है कि पैसा उसी तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, मतलब फंड्स का फ्लो सही पाथ पे है या नहीं है, वो हमें देखना होता है, मॉनिटर करना होता है। ठीक है, बाकी चीज़ तो ठीक है। और हाँ, ये भी चीज़ कि क्रेडिट लिमिट जो सैंक्शन है ना, मतलब मान लीजिए किसी को 1 लाख की क्रेडिट लिमिट सैंक्शन है, तो उसके ऊपर जैसे गया थोड़ा सा लिमिट से ऊपर गया, तो जो आपकी पेनल्टीज हैं वो तो लगती हैं। ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि ऐसा ना हो कि आपकी लिमिट्स हैं जो उसको बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहा हो, या बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा हो आपकी लिमिट जो सैंक्शन है। मीन्स आपको अगर जैसे मान लीजिए कोई लोन डिसबर्स्ड होना है 50 लाख का है, तो 50 लाख ही डिसबर्स करिए। आपको मतलब सैंक्शन लिमिट को ध्यान रखना होता है। ये सीसी अकाउंट्स हैं, उसमें इतना दे रखा है आपने परमिशन, तो आपको चेक करना है कि वो उससे ज़्यादा नहीं कर सके कोई भी ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना। प्रायोरिटी सेक्टर्स, देखिए ये बहुत मेन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे जेआईबी हो चाहे सीआईबी हो। ठीक है, एंड अदर बैंक के जो लोन का डिपार्टमेंट होता है उसमें प्रायोरिटी सेक्टर बहुत मेन होता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो नाबार्ड सिडबी वगैरह है, उन सब ने एक मतलब एक रूल है कि इतने परसेंट जो आपका बैंक्स का लोन सैंक्शन होता है ये प्रायोरिटी सेक्टर में जाना ही चाहिए। ठीक है ना, आपका मतलब इतने परसेंट का रहेगा ही। ठीक है, परसेंटेज वैरी करते रहते हैं, आपका कोई वैसा नहीं है कि फिक्स्ड है। ठीक है, एग्री आपको लेटेस्ट चेक करके अभी मैं बता दूंगी। बाकी ये है कि मतलब आपको लेटेस्ट ये सारे याद रखने कि किस किस फील्ड में कितना कितना है। ठीक है, सीआईबी में आता नहीं है, ये मेनली जेआईबी में आता है कि कितने परसेंटेज किस में है। तो फिर हम अभी इसमें नहीं देखेंगे, जब मैं आपको इसी से प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड जेआईबी में चैप्टर कराऊंगी तो मैं उसमें आपको सारा बता दूंगी। ठीक है, डिटेल्ड पूरा, यहाँ डिटेल नहीं देखेंगे, यहाँ जो सीआईबी में आता है वो चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन सेक्टर्स प्रायोरिटी के कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसी में परसेंटेज रहता है। ठीक है, फिर आपका एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, फिर आपका जो आता है ना माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस अबव ₹5 करोड़, मीडियम एंटरप्राइजेस ₹10 करोड़। ठीक है, एमएसएमई क्या हो गया, देखिए एग्रीकल्चर तो ठीक है, जो हमारा इंडिया जो है ना एग्रीकल्चर की साइड पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में मूव ऑन कर रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारा सबसे मेन जो इंडिया का है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस है। ठीक है, फिर एमएसएमईज आता है जिसकी होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे लघु उद्योग वगैरह जो होते हैं ना, आपके कुटीर उद्योग, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होता है, जो 5 करोड़ तक के होते हैं, 5 करोड़ एंड एवं में थोड़ा सा जो आता है ना वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में हो गया। ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस क्या हो गया आपका 10 करोड़ से होता है। ठीक है, मतलब 10 करोड़ तक की लिमिट हो सकती है, थोड़ा सा ऊपर भी हो जाता है। ठीक है, अब आपका एमएसएमईज में जो टाइप्स होते हैं बहुत से होते हैं, एक यहाँ पे हमने कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल्स ले लिए हैं, जैसे कि क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है ना, आपका खादी उद्योग चलता है, आप भी देखते हैं ये आश्रम्स बने रहते हैं गांधी जी वाले, इधर आपको
खादी के कपड़े मिलते हैं, या खादी की अलग इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। गांव में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर इस्टेब्लिश हो रहा है अभी उसमें, तो अगर इसके लिए किसी को लोन चाहिए ना तो आपका 7% होता है, ठीक है। ये माइक्रो एंटरप्राइजेस में सब टारगेट होता है। मेन टारगेट्स तो प्रायोरिटी सेक्टर तो ऊपर वाले हैं, लेकिन इसके अंदर ये सब टारगेट्स होता है, ठीक है। अब जैसे आपका इसके अलावा देखो क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट एक्सटेंशन, जो पीएमजेडीवाई खाते हैं ना, जनधन वाले जो बैंक ने खुलवाए थे जीरो बैलेंस खाते, उसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रखी है। पहले 2000 था, अब 5000 तक आपका जो है ना मतलब ले सकते हो ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इनकम कितनी होनी चाहिए, इसमें बोला है कि इनकम जो है अगर रूरल एरिया है तो आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए, बोरोअर की 1 लाख के बराबर हो, 1 लाख से कम हो, ठीक है। जो मतलब बोरोअर की इनकम क्या, एक तरीके से जितना क्रेडिट आएगा अकाउंट में, हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम तो हो सकती है वो कैश ले ले, बहुत दबा के रखना नहीं बता रहे बैंक को, तो बैंक के रूल्स के हिसाब से जो उसकी क्रेडिट होंगी अकाउंट में ना, वो 1 लाख से तक हो सकते हैं या उससे कम हो, ठीक है। किस एरिया में, रूरल एरिया में। और जो आपका नॉन रूरल एरिया है, चाहे अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, मेट्रो सिटीज हो, वहाँ पे 1,60,000 तक का क्रेडिट आप कर सकते हैं अकाउंट में, तो वैसे खाते पीएमजेडीवाई स्कीम में खुल सकते हैं, जिसमें उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 5,000 रुपीज तक मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए जो ये छोटी छोटी फुल फॉर्म्स होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो इनको, एक जो कॉपी बना के उसमें लिख सकते हो, या पढ़ते पढ़ते जैसे इसमें ये दे रखा है ना आपको, देखो ट्रेड रिसीवेबल, ये वाला जो ये एक देखिए दे रखे फुल फॉर्म, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है, फैक्टरिंग देखनी होती है कि आपके जो ट्रेड मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है आपका, ठीक है, उसमें जो आपका कर रहे हो, हाउसिंग फाइनेंस लोन जो आपका होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर इंडिविजुअल है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में अप टू 28 लाख तक ले सकता है, ठीक है, जिसमें कहाँ पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख एंड अबव है, ठीक है। अब देखिए लोन अप टू 20 लाख इन अदर सेंटर, ठीक है, अगर दूसरा कोई सेंटर है तो 20 लाख तक ले सकता है। ये देखो हम ये ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, ये प्राइवेट सेक्टर में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतने तक का लोन है और ऐसे बंदे मतलब जो कोई भी ले रहा है और इतनी लिमिट के लोन्स हैं, तो हम उसको प्रायोरिटी सेक्टर्स में शो करते हैं। क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट चाहता है, बहुत से गांव हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है अपनी वो चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, और ये हाउसिंग फाइनेंस लोन के अलावा आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी लोन देते हैं बैंक्स, ठीक है। और प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं, पर डिपेंड करते हैं, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स होते हैं, अगर उसके अंडर में सब आ जाता है तो आपका वो प्रायोरिटी सेक्टर में चला जाता है, अदरवाइज वो नॉर्मल लोन में ही रहता है, ठीक है। तो आपका क्या है, अगर 28 लाख तक मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई ले रहा है जहाँ 10 लाख एंड अबव पॉपुलेशन है, तो आप इतना दे सकते हो इंडिविजुअल को, ठीक है। और 20 लाख तक आप किसी भी अदर सेंटर में दे सकते हो इस चीज़ के अलावा, ठीक है। अब देखिए परचेज और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो 35 लाख तक और 25 लाख तक रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। कहाँ पे, वही मेट्रोपॉलिटन में 35 लाख है एंड अदर सेंटर्स में आपका 25 लाख है, ठीक है। एजुकेशन लोग अगर आपका 10 लाख के अंडर में है तो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, ठीक है ना। अगर उससे ज़्यादा ले रहे हो, फॉरेन जाने के लिए ले रहे हो, तो डिपेंड है, ठीक है। फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन में आपने किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो वो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप अप टू 10 लाख ले रहे हो एजुकेशन लोन तो वो है, ठीक है। बाकी आपको ये बताइए कि 4 लाख इतना 7 लाख तक इतना रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। वो सब हम एजुकेशन लोन जब आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे, बाकी इतना भी डिटेल में नहीं जाना है, हमें प्रायोरिटी सेक्टर देखना है बस। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है ना, अगर आपको एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो उसके लिए आप क्रेडिट लेते हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेते हो, मैंने बताया था ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके अंदर आता है, चाहोगे ना कि आपकी सिटी डेवलप लगे तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जीज कैसे, आपका विंड मिल हो गया, सोलर पावर बेस्ड जो जनरेटर्स होते हैं, या आप पावर प्लांट लगाना चाहते हो सोलर बेस्ड, ठीक है। मतलब ऐसी एनर्जी जिसको आप मतलब नश्वर नहीं है, मतलब एक होता है ना कि आप मतलब आप दोबारा से उसी से जनरेट कर रहे हो, फिर उसको यूटिलाइज कर रहे हो, फिर उसी से दोबारा जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप 15 करोड़ तक आप रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दे सकते हैं लोन, ठीक है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड में 10 लाख होता है, ठीक है। मतलब ये जो 15 करोड़ है ना, ये आपका है इंडस्ट्रियल बेस्ड उस पर, और ये 10 करोड़ जो है ना आपका इंडिविजुअल हाउस होल्ड, 10 लाख सॉरी 10 लाख जो है ना इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए होता है, ठीक है। अब अदर्स जो लोन आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, अगर 50,000 से एग्जीट नहीं कर रहे हैं लोन तो उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर में देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके जो पीएमजेडीवाई एडवांसेस उनके हो गए, ठीक है। अगर आपका मतलब थोड़े बहुत और छोटे मोटे लोन्स जो होते हैं ना वो इसके अंडर में आ सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर में मैंने वही बोला ना, जो रूल्स और गाइडलाइंस आरबीआई की फॉलो होती हैं, अगर उसके अंडर में हो तो आप प्रायोरिटी सेक्टर में उसको रख सकते हो, ठीक है। अब टारगेट्स कौन कौन होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स के, ठीक है। तो देखो
Targets and sub-targets set under priority sectors figure are given as percentage adjusted net bank credit and credit equivalent of off balance sheet exposure. ठीक है, ये देखो दिया हुआ है आपको, एक मतलब दिया हुआ है कैसे टारगेट एंड सब टारगेट्स होते हैं. देखो कैटेगरीज हैं, ये हमने यहाँ कैटेगरीज लिखी है. प्रायोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, ठीक है. डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक में 20 ब्रांचेज एंड अबव. ठीक है, अब देखो ये क्या है, किसने दिया है, इसने दिया है. हम देखते हैं ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक को कितना करना है, प्राइवेट को कितना करना है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर जो आपके फॉरेन बैंक्स होते हैं उनको कितना करना है. तो इसमें बात हो रही है, जो टेबल दी गई है कि डोमेस्टिक आपका है कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो आपके हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है ना, और फॉरेन बैंक्स जो हैं जिनकी 20 ब्रांचेस से ज़्यादा हैं. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि फॉरेन बैंक्स की जो 20 ब्रांचेस हैं वो 20 अबव हैं. ठीक है, अब इस वाले कॉलम में फॉरेन ब्रांचेस हैं, बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस लेस देन 20 ब्रांचेस हैं. ठीक है, यहाँ पे अबव है, यहाँ पे लेस है. ठीक है, ये ध्यान देंगे. अब प्रायोरिटी सेक्टर का कितना 40%. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 40% टू बी फेज. ठीक है, अब एग्रीकल्चर इसका 40% जो होता है ना टारगेट, ठीक है, इसका 18% आपका एग्रीकल्चर के लिए होता है. ठीक है, और इसमें कोई ऐसा है नहीं, इसमें डायरेक्ट बस इतना दे रखे कि आपको इतना करना है किसी भी फेज में चला जाए, पर इसमें डिवाइडेड होते हैं. जैसे मेन टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर का 40% है ना. अब आपको कैसे मैं बताऊं, देखो ऐसे हो गया कि ये 40% आपका पूरा दे रखा है, किससे 100 से, मीन 60 आप कैसे भी दे सकते हो, चाहे प्रायोरिटी में जाए कैसे भी जाए. 40 है, इसका 18% आपका एग्रीकल्चर में जाएगा. ठीक है, उसके बाद इतना आ गया, फिर आपके ये सब बटेंगे, ऐसे करके सब सेक्टर्स बढ़ जाते हैं और टोटल इनका जो आएगा ना वो आपका 40% वाला रहेगा. ठीक है, तो ये चीज़ बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है ना, अब आपका माइक्रो एंटरप्राइजेज में 7.5%. द सब टारगेट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज फॉर फॉरेन बैंक्स विद 20% एंड अबव वुड बी मेड एप्लीकेबल पास्ट आफ्टर 2018 आफ्टर अ रिव्यू इन 2017. ठीक है, मतलब 7.5% रहेगा सब टारगेट माइक्रो एंटरप्राइजेज का, जिसमें 20% जो होता है ना वो फॉरेन बैंक्स को करना पड़ता है, एप्लीकेबल होता है. ठीक है, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन. वीकर सेक्शन कौन कौन से होते हैं आपके, SC ST हो गए. ठीक है, नरेगा वाले लोग होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसके अंडर में जो आते हैं, तो वो सब कौन होते हैं, वीकर सेक्शन ही तो होते हैं. SC ST ये सब सारा जो आपका रहता है, तो उनको 10% तक का वो लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर में ले सकते हैं. ठीक है, ये सब बाकी सब इधर जो होता है ना फॉरेन कॉलम में नहीं है सारा. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं गाइडलाइंस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स. ठीक है, मीन्स आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर पे लोन देना है उसकी गाइडलाइंस क्या क्या है. ठीक है, तो पहले तो ROI जो होता है ना वो बैंक के डिस्कशन पे होता है. आपका एक बेंचमार्क सेट होता है, कुछ लोन्स होते हैं जिनमें बेंचमार्क फॉलो नहीं होता, बाकी मोस्टली जो लोन होते हैं आपके उस पर ये बेंचमार्क फॉलो होता है. ठीक है, तो आपका जो ROI होता है बैंक का, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो एज पर बैंक डिस्कशन होता है. ठीक है, थोड़े से बहुत रूल होते हैं उनके हिसाब से होता है, लेकिन होता है बैंक के हिसाब से. ठीक है, अब आपका सर्विस चार्जेस क्या होता है. ठीक है, देखिए प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंडर में जो 25,000 तक के लोन्स होते हैं, ठीक है, उसके में कोई भी आपका एडहॉक चार्जेस नहीं लगता है, इंस्पेक्शन चार्जेस वगैरह, मतलब जो भी चार्जेस होते हैं कोई भी नहीं लगते हैं. ठीक है, उसके अलावा चार्जेस लगते हैं, वो भी बैंक के जो भी पर्टिकुलर बैंक है उनके अपने चार्जेस होते हैं. ठीक है, अब आपका होता है, फिर नेक्स्ट होता है रिसीप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट रजिस्टर. ठीक है, मीन्स क्या होता है, बैंक्स जो भी रिसीप्ट आती हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये रिसीप्ट आई. ठीक है, फिर आपका जो आप बैकग्राउंड इंक्वायरी करते हो सारी, ठीक है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उनकी जो रिपोर्ट्स चेक कर रहे हो, उनकी सैलरी स्लिप्स ले रहे हो, ठीक है, वो सारा. उसके बाद जब आपका सैंक्शन हो जाता है उसका, और डिसबर्समेंट होते हैं, मतलब बैंक्स में ये सारे इनके रजिस्टर्स होते हैं, आपको उसमें सारा मेंटेन करना है, चाहे डिजिटली करें चाहे मैनुअली करें, मतलब आपको पास सारी जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो एक सेफ फाइल में होते हैं. ठीक है, कुछ लॉकर में रहते हैं, कुछ आपके फोटोकॉपीज होके बैक ऑफिस चले जाते हैं, कुछ ओरिजिनल्स रहते हैं, बस सब आपको एक साथ संभाल के देखना है, सब रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए बैंक के थ्रू, लास्ट पर्पस जो है. ठीक है, फिर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट लोन एप्लीकेशन का इश्यू होना चाहिए. ठीक है, कि आपने कोई एक लोन एप्लीकेशन ली है, सैंक्शन कर रहे हो, सैंक्शन कर दिए, उसका एक एक्नॉलेजमेंट हमेशा रहना चाहिए आपके पास भी, और आपको कस्टमर्स को भी देना पड़ता है. ठीक है, MSMED एक्ट 2006. और देखिए जो ये सब होता है इनमें आपको पता ही है कि घर पे भेजे जाते हैं ये एक्नॉलेजमेंट, एक सैंक्शन होने के बाद, डिसबर्समेंट होने के बाद कि ये लोन है आपने ले रखा है. ठीक है, ताकि एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है उससे, और सब चीज़ रहती है. ठीक है, MSMED एक्ट 2006 मीन्स क्या हुआ, जो आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो एक्ट है वो 2006 में है से इस्टेब्लिश. ठीक है, अब इसका क्या है,
इसके अंदर देखो क्या होता है कि एंटरप्राइजेज जो होती है ना वो मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स उसमें जो होते हैं वो इसके अंदर में आती है, ठीक है। अब देखो अगर आपका क्या दे रखा है कि माइक्रो एंटरप्राइजेज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लांट एंड मशीनरी की 25 लाख से एग्जीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर 25 लाख से एग्जीट करेगा तो फिर वो आपका क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा ना, फिर वो माइक्रो से स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हम कुटीर, लघु और ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, तो मतलब वही चीज़ है कि मतलब आपका माइक्रो सबसे छोटा वाला है, तो उसकी जो एग्जिट 25 लाख से ऊपर नहीं जाती, 25 लाख तक होती है, ठीक है, 25 लाख से इवन नीचे ही होती है, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं इसमें जो होता है वो 25 लाख से आपका 5 करोड़ तक का होता है, ठीक है। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उसका 25 लाख से 5 करोड़ तक का रहता है। फिर जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी में तो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक होता है, और 10 करोड़ से ऊपर गया तो फिर वो मीडियम नहीं रहता, फिर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट का उसमें हो जाता है, ठीक है। तो आपका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का ये पता चल गया ना कितना है, ठीक है ना, कि आप ऐसे याद कर सकते हो, जो माइक्रो है आपका 25 लाख, ठीक है, जो फिर उसके बाद आपका स्मॉल आता है, स्मॉल आपका है 25 लाख टू 5 करोड़, और उसके बाद आपका मीडियम आता है जो कि है 5 करोड़ टू 10 करोड़, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका पूरा बन गया, 10 करोड़, ठीक है। तो ये आपका पूरा बन गया है ना। तो ये बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, इतना मैंने तो लिखा है अपने हिसाब से, ठीक है। फिर है आपका एंटरप्राइजेस इंगेज जो होते हैं, ठीक है, रेंडरिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग वगैरह में, ठीक है, वो उसके अंडर का क्या है, ये तो आपका था प्लांट्स एंड मशीनरी के हिसाब से, देखो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, तभी आपका ये लिमिट्स थी। अगर हम बात कर रहे हैं आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज, रेंडरिंग कर रहे हो, तो क्या रहता है, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस का रहता है 10 लाख का, ठीक है, कि मतलब आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपकी 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस में 10 to 2 करोड़ होता है, ठीक है, और मीडियम में 2 to 5 करोड़, इसको भी हम लिख लेते हैं इजी के लिए। आपका उसका रहता है 10 लाख, ठीक है, माइक्रो का, स्मॉल का रहता है 10 to 2 करोड़, ये 10 लाख कर लो, ठीक है, और मीडियम का कितना रहता है आपका 2 करोड़ टू 5 करोड़, ठीक है। और ये आपकी थी सर्विसिंग से रिलेटेड, अगर सर्विस की बात करें। और अगर आपका मशीनरी वगैरह का बात करें, मशीनरी प्रोडक्शन का, तो कितना रहेगा, माइक्रो का आपका था 25 लाख, स्मॉल का आपका था 25 लाख टू 5 करोड़, ठीक है, और उसका था मीडियम का आपका था 5 करोड़ टू 10 लाख करोड़, ठीक है। तो ये आपका दोनों बना दिया ना मैंने, समझ में आ गया ना आपको, ये अब बस आपको इतना, ये मेन है आपका, ठीक है, बस इतना चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अब आपका है कि कॉमन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। देखिए कोई भी लोन होता है, हम अब ठीक है हम डिवाइड कर दे रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स, और उसमें ये हो जाता है कि जब आपका लोन बहुत लार्ज होता है तो थोड़े डॉक्यूमेंटेशंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको प्रिकॉशन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपका लोन थोड़ा सा डाउन पेमेंट होती है, थोड़ा कम पेमेंट होती है, कम डिसबर्समेंट होता है, तो आपको थोड़े से चांसेस रहते हैं कि अगर ठीक है रिकवरी हो सकती है, नहीं भी लॉस भी होता है तो थोड़ा अलग केस होते हैं, सब केस अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होता है, जो रूल्स है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए वो क्या है, एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है एमएसएमई बोरोवर्स को लोन एप्लीकेशन की, ठीक है। कोलेट्रल क्या होता है, अगर आपका अप टू 10 लाख है तो आपको कोई कोलेट्रल नहीं लेना है, ठीक है ना, मीन्स अगर आप उससे ज़्यादा का दे रहे हो तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई मॉर्गेजिंग करनी पड़ती है, या जो भी चीज़ है, मशीनरी लिए तो उसकी इंश्योरेंस करा रहा हो, सब करा, ठीक है, कोलेट्रल लेते हो, सिक्योरिटी लेते हो ना अपनी, ठीक है, वो चीज़। कंपोजिट लोन्स क्या होते हैं, अब देखिए अगर हम एमएसएमई सेक्टर में बात कर रहे हैं, देख चलिए नॉर्मल से भी बात करते हैं। कंपोजिट लोन वो होता है कि जब एक बैंक अकेले रिस्क नहीं लेना चाहे या उतनी लिमिट में उस एक पार्टी को नहीं दे सकता, तो 2-4 बैंक्स मिलके एक पार्टी को, एक ही बोरोवर को मिलके लोन देते हैं, ठीक है। आपने बहुत से केसेस सुने होंगे जहाँ सिंडिकेट बैंक है आपका, या आपका बीओबी है, पीएनबी है, ये सब मिलके कहीं एक पार्टी को लोन दे रहे हैं, ठीक है, और लोन मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ तो चलो 1 करोड़ की लिमिट की बात हो रही है, प्रायोरिटी सेक्टर में एमएसएमई है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोन होते हैं, 50 करोड़ हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा का है, तो आप एक बैंक इतना नहीं झेल सकता ना। मान लीजिए किसी भी वजह से अगर वो पार्टी पेमेंट नहीं कर पाती तो वो बैंक तो बंद हो जाएगा ना, इतना बड़ा लॉस तो वो बैंक कभी झेल ही नहीं पाएगा। तो क्या होता है, ऐसे कंपोजिट लोन जब हम देते हैं ना, तो ये सारे जो लोन्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब जो
फेलियर का ये जो एनपी होने के चांसेस होते हैं उसकी वजह से डिवाइड हो जाता है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। और बाकी तो ये देते टाइम बहुत प्रिकॉशन लिया ही जाता है, ठीक है। अब आपका क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स क्या होती हैं, ठीक है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स में आपका गवर्नमेंट जो लॉन्च करती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह के लिए, आपका एमएससीज के लिए, ठीक है, तो उसमें 1 करोड़ तक की लिमिट रहती है। सब्सिडी की रेट 15% होती है, ठीक है। जो आपकी रेट ऑफ सब्सिडी होती है वो 15% होती है। अब क्या है आपका स्ट्रीमलाइनिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं कि जो आपकी क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो टर्म लोन में एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल आपका दे सकते हो एमएससी यूनिट्स के लिए, ठीक है। बस ये है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इतना कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। देखते हो क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स, ठीक है। क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स में क्या आता है, देखो एक्सपोजर लिमिट्स होती हैं, ठीक है, कि कितना आप दे सकते हो, कहाँ कहाँ कैसे रहता है, कितने का मतलब रहता है, कैसे देना है, वो सब एक्सपोजर्स लिमिट रहती है, ठीक है। देखिए ऐसे डायरेक्ट देखते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप बोरोअर्स के लिए। अगर सिंगल बोरोअर है तो 15% ऑफ कैपिटल फंड देना है, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ, आपके पास जो कैपिटल है, जितना कैपिटल है उसके हिसाब का आपको 50% रहेगा। ग्रुप्स में 40% रहता है, ठीक है। अब आप इसको बढ़ा सकते हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइडेड है आपका तो आप 5% तक बढ़ा सकते हो, अप टू 20% हो जाता है, ठीक है। और अगर इसका ग्रुप वाला है तो आपको 10% बढ़ा के अप टू 50% कर सकते हो। जो एक्सपोजर लिमिट्स होती है ना, वो उसकी बात हो रही है कैपिटल फंड के हिसाब से, ठीक है। अब फॉर एक्सपोजर ऑफ एनबीएफसीज, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो एक्सपोजर ऑफ बैंक टू अ सिंगल एनबीएफसीज एसेट फाइनेंसिंग कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, 10 to 15% होता है रिस्पेक्टिवली। मतलब एनबीएफसीज के लिए 10% रहता है, एनबीएफसीज एएफसी के लिए आपका 15% रहता है, ठीक है। कुछ है नहीं, इतना मेन नहीं है, बस एक बार बोल रिवाइज कर ले रहे हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि ये रहता है कि बाई चांस कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी इतना इसमें इतना डिटेलिंग ऐसे आता नहीं है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस मैंने बताया था आपको, एक मार्जिनल एमसीएलआर रेट रहता है कि ना बेंचमार्क, इसी बेंचमार्क पे आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होता है, ठीक है ना। आपका उसके बाद ये तो मतलब आपका स्टैंडर्ड बेंचमार्क हो गया इंटरनल, ठीक है। उसके बाद आपका फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहते हैं, ठीक है। मतलब आपका ये तो बेंचमार्क से इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ, आपको ये डिसाइड कर कस्टमर बोरोअर चूज करता है कि वो फ्लोटिंग लेगा, फिक्स्ड रेट लेगा, ठीक है। और इस टाइप से मतलब आपके इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं एडवांसेस पे, ठीक है। अब एमसीएलआर में आपका मार्जिनल कॉस्ट फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन द अकाउंट ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, टेनोर प्रीमियम क्या है, ठीक है। टेनोर पे रहता है, जैसे कैसे ओवरनाइट एमसीएलआर दे रहे हो, ओवरनाइट कैसे आप समझ गए ना कि ओवरनाइट आपको बोरो करवाया गया है, नेक्स्ट डे आप जो भी टाइम लिमिट है उसके हिसाब से आप पे कर दोगे, ठीक है। फिर 1 मंथ एमसीएलआर है, 3 मंथ एमसीएलआर है, 6 मंथ का कितना है आपका, 1 ईयर का कितना है, और ये सब बेंचमार्क्स जो होते हैं ना वो रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, उनमें प्रिंट भी होते रहते हैं, ठीक है। अब स्प्रेड क्या है कि मतलब कितना रेंज आप कितने बोरोअर को जो उसका है वो किस डिटरमाइन करते हैं ना, रेंज की किस कैटेगरी में आ रहा है, कितना स्प्रेड है, कितना मतलब उसको आप किस रेंज में रखोगे, कितना टाइम पीरियड है, प्राइसिंग क्या है, उस हिसाब से। अब इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, तो देखो ये बात हमने भी करी ली थी कि जो आपका रहता है ना एडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेड टू द एमसीएलआर, जो आपका स्प्रेड होता है उसको एमसीएलआर में आप कंपोनेंट्स को ऐड करके अपना डिटरमाइन कर लेते हो इंटरेस्ट रेट कितना देना है। अब एग्जेम्पशन फ्रॉम एमसीएलआर, ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे एमसीएलआर नहीं लगाना होता है, ठीक है, आपको कम करके देना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होते हैं आपके, ठीक है, और आपके बैंक से खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कैसे होता है ऐसे ही तो होता है ना कि आपका कस्टमर लोन अलग रहता है, स्टाफ लोन अलग रहता है, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है। अगर आपके गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स के अंडर में है, ठीक है, और आपका सीईओ है आपके बैंक के या ऐसे कोई मतलब बहुत बड़ी पोस्ट के लोग हैं, और मार्केट डिटरमाइंड एक्सटर्नल बैंक मार्च किसी में लगता है, फिक्स्ड रेट लोन्स ग्रांटेड हुए हैं बैंक बाय बैंक, ठीक है, बैंक ने दिया है, तो ऐसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एमसीएलआर एग्जम्प्ट कर दी जाती है, जो के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रहता है बस उसी को एड ऑन कर दिया जाता है, बस उसी को रखा जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक लिमिट रहती है, ऐसा नहीं आपने 1 करोड़ दिया कि ठीक है 1 करोड़ पे कोई एमसीएलआर नहीं है, इतना ले जाओ। स्टाफ्स वाइज जो लिमिट्स होती हैं वो अलग अलग सेट रहती हैं, ठीक है, पोस्ट वाइज जो आपकी पोस्ट रहती है उसके हिसाब से। रिव्यू ऑफ एमसीएलआर, ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको कि ऐसा नहीं कि एक एमसीएलआर सेट हो गया पूरे टाइम वही चलता रहता है, एमसीएलआर का रिव्यू होता है, देखा जाता है कि चेंज करना है या नहीं, ठीक है। एवरी मंथ
के प्री अनाउंस डेट पे मतलब पब्लिश किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, ठीक है। रीसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, अब रीसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या हुआ कि मान लीजिए फ्लोटिंग रेट है, तो फिर फ्लोटिंग रेट का जो एक टाइम पीरियड होता है उस टेन्योर के कंप्लीट होने के बाद फिर वो जो भी करंट रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। फ्लोटिंग का मतलब यही है ना कि इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर आपका फिक्स्ड है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जो मतलब जैसे MCLR चेंज होगा आपका रिव्यू होने के बाद, नेक्स्ट जो भी डेट आएगी रेट चेंज की, उसके हिसाब से फ्लोटिंग रेट के जो लोन है ना उसमें चेंज हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। पीरियड 1 ईयर हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। जैसे आप 6 महीने का मान लो आपने टेन्योर दिया है, 1 ईयर का मैक्सिमम रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट नॉर्मली जो बैंक्स रखते हैं ना वो 1 ईयर का ही रखते हैं, अगर स्पेसिफिकली अलग से कुछ डिमांड ना किया गया हो। ट्रीटमेंट कैसे कर रहा है इंटरेस्ट रेट लिंक बेस रेट का, ठीक है, एग्जिस्टिंग बोरोवर के लिए, और बाकी सब यही है, बाकी कोई इतना वो नहीं है। पीरियडिकली ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, ठीक है, चार्ज एट मंथली, ठीक है, कुछ सर्टेन कंडीशन पे मंथली चार्ज होता है इंटरेस्ट रेट। पर एग्रीकल्चर वाले जो एडवांसेस होते हैं उसमें आपका मंथली चार्ज नहीं होता है, उसमें आपकी क्रॉप पे डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो उस हिसाब से ईयर वाइज रहता है, या जैसे भी रहता है उस हिसाब से रहता है। पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 25,000 तक तो कोई भी पैनल नहीं होता है, पेनल्टी नहीं होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका डिपेंड करता है, डिफॉल्ट हो गया है, रिपेमेंट नहीं हो पा रहा है, सबमिशन आपने टाइम पे नहीं किया तो थोड़ी सी पेनल्टी लग जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, वो आपका एड ऑन हो जाता है, वो भी आपको पे करना पड़ता है। फिर मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज क्या होते हैं, देखिए आपका जो RBI क्या होता है ना, जो आपकी मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसीज़ होती हैं वो आपका हर क्वार्टर के हर जो फाइनेंशियल होता है उसके बिगनिंग में एक बार डिसाइड करती है, क्वार्टरली रिव्यू किए जाते हैं और उसके बाद उसको पब्लिश भी किया जाता है। और क्रेडिट पॉलिसीज़ जो होती हैं 1 साल मतलब 2 बार 1 साल में रिव्यू की जाती हैं, ठीक है। अब आपका अदर क्रेडिट्स जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह दे रखे हैं वो एक टॉपिक देख लेते हैं हम। देखो अगर बैंक ने खुद के शेयर्स पे एडवांस नहीं दे सकती, किसके अंडर में आता है ये सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 के अंदर BR एक्ट 1949 के बैंक के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको उनके अगेंस्ट एडवांसेस के अगेंस्ट नहीं दे सकते, आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है उनके हिसाब से नहीं दे सकते, अदर बैंक्स की FDs पे नहीं दे सकते, आप CDs पे नहीं दे सकते, ठीक है। और बहुत सारे रहता है जिस मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि बैंक जो उन पर्टिकुलर केसेस होते हैं उसमें आपको उसके अगेंस्ट में एडवांसेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब आपका मेथड ऑफ क्रेडिट असेसमेंट, अब असेसमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है, जो आपका मतलब क्या करते हैं ना, जो एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर आपको दिया जाता है मतलब इंडिविजुअल के केसेस में 5 करोड़ रहता है, ठीक है, उसका मिनिमम 20% आप जो होता है ना मतलब करते हो, एस्टिमेट करते हो, ठीक है, मिनिमम 20% आपको एस्टिमेट करना होता है कि एनुअल टर्नओवर कितना उसका दिया है। इंडिविजुअल केस में आपका 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब आपका डिलीवरी ऑफ क्रेडिट कैसे कर रहे हो, कैसे सैंक्शन कर रहे हो, देखो आपको जो भी लोन होता है उसका 80% जो होता है ना आप उसको सैंक्शन करते हो, ठीक है। और इसकी जो लिमिट होती है वो 10 करोड़ होती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपकी जो दे रखी होती है वो लिमिट कितनी होती है, 10 करोड़ होती है और उसका 80% आप उसको सैंक्शन कर देते हो, ठीक है। स्टाफ के केस में कभी कभी 90 भी हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें 90% तक भी आप उसको सैंक्शन कर सकते हो, ठीक है। और आपका वो सब डिफरेंट रहता है, ठीक है, नेचर ऑफ उस पर डिपेंड करता है। साइक्लिकल जैसे आप एग्रीकल्चर लोन दे रहे हो, कुछ वैसे पर्टिकुलर लोन दे रहे हो, ठीक है। आपका जो MSME से रिलेटेड कुछ ऐसे होते हैं ना जो सीजनल होते हैं, नेचर वाइज होते हैं, तो उनको आप लोन उनकी भी लिमिट्स अलग हिसाब से कर सकते हो, चार्जेस अलग हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए इनकम रिकॉग्नाइजेशन और असिस्ट क्लासिफिकेशन करना, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि बैंक में क्या होता है ना, आप भी जानते हैं कि बैंक में जो एसेट होता है वो देखिए एक तो जो आपका कैपिटल होता है मेन जो आपने करा होता है फंड्स, वो अलग चीज़ है, बाकी जो बैंक में कस्टमर्स आके डिपॉजिट करते हैं वही तो आपका एसेट्स है ना आपके लिए। तो ये क्या होता है, मतलब उन्होंने आपको, बैंक ने आपको डिपॉजिट किया, आपने उसको लोन दे दिया किसी बोरोवर को, तो वो आपके लिए करता है, ठीक है। तो आपका कभी भी जो होता है ना वो 9% CRR होता है, मतलब मैंडेटरी CR जो होता है उससे 9% लोन नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये आपका रहता है। ज़रा सा उसमें जो होता है ना अगर डिटोरेशन हो जाए तो आपका डिपॉजिटर्स का जो पैसा जमा है ना उस पर इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपको असेट्स का क्लासिफिकेशन करना, अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करना कहाँ से क्या कैसे, तो वो बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है आपका, ठीक है। आपको डिफ़ॉल्ट्स देखने पड़ते हैं, आपको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, जो डाउटफुल कैटेगरीज। अब देखिए मान लीजिए ऐसे समझिए, अगर आपको ये पता चल गया है कि आपका जो प्रिंसिपल है वही डाउटफुल कंडीशन में है कस्टमर के, तो आप इंटरेस्ट की क्या उम्मीद कर सकते हो ना उनसे, आप तो यही चाहोगे ना कि मेरा प्रिंसिपल किसी तरह पे हो जाए और मैं बच जाऊँ। अब मान लीजिए कहीं आपका पूरा पैसा डूब रहा है, अगर आपको वहाँ तक प्रिंसिपल ही मिल जा रहा है ना तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, तो वो चीज़ रहती है। अब नेक्स्ट क्या है आपका
फ्रेमवर्क्स फॉर डीलिंग विद लोन फ्रॉड्स, ठीक है। अब आपके जो लोन में होते हैं उनमें फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। कैसे? मतलब कोई विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके कुछ कंडीशंस ऐसे हो जाती हैं कि वो पे नहीं कर सकते। तो आपका क्या रहता है कि आपको अर्ली डिटेक्शन करना होता है, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग करनी होती है आरबीआई को, ठीक है। आप क्या करते हो, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स चेक करते रहते हो, ठीक है। उनके ऊपर रेड फ्लैग कर देते हो उन अकाउंट्स को जिन पे आप मतलब उनको वार्निंग भेजकर नोटिस निकालते हो। आपको रियलाइज हो जाता है ना। आपका कैसे रहता है, आप 1 मंथ देख रहे हो लोन नहीं आया, 2 मंथ 3 मंथ के बाद आपने उसको डे 1 कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके आप मतलब पूरा कैटेगराइजेशन करते रहते हो, रेड फ्लैग कर देते हो अकाउंट पे, उन पर कड़ी नज़र रखते हो, ठीक है। क्योंकि आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप केवल उन पर नज़र रख सकते हो, बाकी तो लीगल एक्शंस बाद में ही आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक बोरोअर अकाउंट से दूसरे बोरोअर अकाउंट में डाल देना, ये भी गलत चीज़ है, ठीक है। नहीं सॉरी, आपका ये क्या, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया कि ट्रांसफ़र ऑफ बोरोअर अकाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोन आपके किसी बैंक में खुलते हैं पर वो कस्टमर वहाँ कंटिन्यू नहीं रखना चाहता है, तो वो अदर बैंक में ट्रांसफ़र करवा लेता है अपना लोन अकाउंट, ठीक है। ब्रांच टू ब्रांच होना वो तो बैंक केस में होता है, वो ब्रांच कस्टमर और ब्रांच का कंसर्न होता है। पर वो अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाना चाहे लोन अकाउंट तो थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ती है। एक तो बोर्ड के सामने को से अप्रूव कराना पड़ता है, आप वो सारा जो होता है ना, वो आपके जो सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस एचओ होते हैं, जो जिस लेवल पे भी गाइडलाइंस ने प्रिस्क्राइब कर रखा होता है वहाँ पे भेज के उनसे अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसफरी बैंक होता है वो क्या करता है, ट्रांसफरेबल बैंक से सारी उसकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेता है, बाकी उसका बैकग्राउंड चेकिंग करता है, सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके बाद ही वो अकाउंट अपने वहाँ पे लेते हैं, ठीक है। फेयर प्रैक्टिसेस कोड्स क्या होते हैं, ठीक है। जो यही चीज़ है कि कैसे करना है, ठीक है। डिसबर्समेंट ऑफ लोन आपका कैसे हो रहा है, एप्लीकेशन और लोन उनकी प्रोसेसिंग कैसे रही, आपने लोन अप्रेजल कैसे किया, ठीक है। इन सब की गाइडलाइंस, इन सबको फॉलो करते हैं, मतलब इन सबसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस होती है उनको आपको फॉलो करके ही काम करना है, ठीक है ना। आप रिकवरी कैसे कर रहे हो, हेरासमेंट का जो हो रही है रिकवरी के टाइम उसको कैसे देख रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो आती हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक जो है BCSBI कोड होता है, इसकी फुल फॉर्म है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कोड्स, ठीक है। वॉलंटरी कोड होता है आपका, जिसमें क्या होता है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस होते हैं बैंक्स की MSME के लिए, ठीक है। MSME को डील करने के लिए बैंकिंग स्टैंडर्ड्स कुछ बना रखे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका। तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा थ्योरेटिकली था, ठीक है। अगर और हम इसमें इस टाइप के जो चैप्टर है ना, पूरा यूनिट मॉड्यूल डी में हम वही सब डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तभी मैंने बेसिक जितना पेपर में आता था उस हिसाब से आपको सारा समझा दिया है। बहुत डिटेल नहीं आता है थ्योरेटिकल इसमें, बस थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई इश्यू तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।